सबसे पहले हमारा काम होता है किस हेड में डेबिट होगा, वो कैसे जानेंगे? नेचर ऑफ एक्सपेंसेस से। अगर हमने नेचर ऑफ एक्सपेंसेस जान लिया तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी। इसमें बात किसकी कर रहे हैं? क्लीनिंग पर्पज। हमारे पास क्लीनिंग पर्पज, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये फैक्ट्री अपकेप की बात कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे हैं। पहले मैं बता चुका आपको इसके बारे में। अगर किसी के यहाँ कोई हेड है ही नहीं, अगर फैक्ट्री अपकेप के नाम से, तो भैया तो बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कर लो, डेबिट कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग इसको जर्नल एक्सपेंसेस में डेबिट कर देते हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई हेड ही नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स की संडे फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको क्लास 3, 4, 5 जो करवाई थी, कैश इन हैंड, पेटी कैश और परचेज रजिस्टर, हमको आज उसके सवाल करने हैं। क्योंकि कैश इन हैंड हमने समझा, परचेज रजिस्टर समझा, अब उसकी एंट्री किस तरह पास होगी वह हम समझेंगे। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया कर ये मेरी क्लासेस की वीडियोस का रेफरेंस आप 3 लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे वो लोग सीख सकें। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि किसी भी वजह से क्लास नहीं पढ़ पाते, पैसे की कमी से या टाइम की कमी से, तो वो लोग पढ़ लेंगे। आप लोगों के एक छोटे से प्रयास से किसी का भला हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए, तो संडे फ्री क्लासेस पढ़ाने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हम कैश से शुरू करते हैं और परचेज तक के हम एक सवाल करेंगे आज। हमारे क्लाइंट का नाम है राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी हमें एंट्री करनी है। पहला हमें सवाल का करना है, कैश पेड 5000 फॉर बिल्डिंग क्लीनिंग पर्पज। तो सबसे पहले हमको जो हमने बात की थी कैश के अंदर, कि जब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमारा काम होता है किस हेड में डेबिट होगा, वो कैसे जानेंगे? नेचर ऑफ एक्सपेंसेस से। अगर हमने नेचर ऑफ एक्सपेंसेस जान लिया तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से हम पढ़ते हैं। कैश पेड 5000 फॉर बिल्डिंग क्लीनिंग पर्पज, यानी कि हमने जो है बिल्डिंग की सफाई, बिल्डिंग में जो भी गंदगी वगैरह हो रही थी उसको साफ करने के लिए पैसे दिए 5000 रुपए। तो फैक्ट्री बिल्डिंग को हमने सफाई करवाई, तो क्या ये बिल्डिंग रिपेयर का पार्ट हुआ? बिल्डिंग रिपेयर में कौन सी चीज आएगी? बिल्डिंग रिपेयर में वो चीज आएगी जिसमें हम बिल्डिंग में कोई टूट फूट वगैरह ठीक करवा रहे हैं, कलर पेंट, जैसे कलर करवा रहे हैं। लेकिन ये क्या है? क्लीनिंग, यानी कि पेंट वगैरह सब हो चुका है पहले ही, उससे कोई मतलब नहीं है। पर क्या है, गंदगी इकट्ठी हो गई थी, तो हमने एक 5000 रुपये लगाए और जो भी क्लीनिंग करवाई उसके अंदर हो सकता है कि कोई भी गंदगी वगैरह साफ करवाई हो। तो ये क्या हुआ? मेंटेनेंस। ये बिल्डिंग का क्या है? मेंटेनेंस। अब आप कहोगे सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस नाम से हेड होता है अकाउंट्स में। बिल्कुल होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आप ऐसे कह सकते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस नाम से हेड है किसी के पास, या फिर फैक्ट्री अपकीप। एक फैक्ट्री अपकीप एंड मेंटेनेंस नाम से होता है, क्योंकि दो चीज हो जाती है। देखो, रिपेयर हो गया, रिपेयर का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को आपने ठीक करवाया। मेंटेनेंस किसका? फैक्ट्री अपकीप मेंटेनेंस। उसमें क्या होता है? फैक्ट्री की साफ सफाई, जो भी गंदगी वगैरह साफ करवाना, कोई छोटे मोटे उसमें वो रहे गंदगी वगैरह, जो यार रोजमर्रा की सफाई हो रही है, वो किस में आएगी? फैक्ट्री अपकीप एंड मेंटेनेंस में। अब अंतर क्या आया? अब फैक्ट्री अपकीप में और रिपेयर में किस में डेबिट होगा खर्चा? ये वाला। इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? क्लीनिंग पर्पज। हमारा लिखा है क्लीनिंग पर्पज, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये फैक्ट्री अपकीप की बात कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे। पहले मैं बता चुका हूं आपको इसके बारे में। अगर किसी के यहाँ कोई हेड है ही नहीं, अगर फैक्ट्री अपकीप के नाम से, तो भैया वो बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कर लो डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग इसको जर्नल एक्सपेंसेस में भी डेबिट कर देते हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई हेड ही नहीं होता। मतलब कोई हेड ही नहीं है, जैसे पहले हमने बताया था कि अगर किसी कहीं पर कोई हेड ही नहीं है, तो कहाँ डेबिट करेगा? वो लेके डेबिट कर देगा उसको, एक नॉर्मल हेड है अपने यहाँ, जर्नल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं। हमारे पास जहां पर हेड है, जहां पे हम पे डेडिकेटेड हेड है, कौन सा है? बिल्डिंग रिपेयर। बिल्डिंग रिपेयर हो गया, बिल्डिंग फैक्ट्री अपकीप एंड मेंटेनेंस हो गया। ये हेड अपने आप में एक डेडिकेटेड हेड है, तो फैक्ट्री अपकीप मेंटेनेंस में हम डेबिट कर देंगे। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इसलिए जरूरी है। ये एंट्री लिखी, एंट्री पढ़ के आप कहोगे सर कि किस में एंट्री पास होगी? भाई नेचर ऑफ एक्सपेंसेस समझ गए? जिसने नेचर ऑफ एक्सपेंसेस समझ लिया वो एंट्री को पास कर लेगा। इसका नेचर समझ में आ गया कि इसका नेचर है फैक्ट्री अपकीप एंड मेंटेनेंस का, तो फैक्ट्री अपकीप में डेबिट कर देते हैं। तो इसका कर लेते हैं क्वेश्चन वन का पॉइंट, फैक्ट्री अपकीप एंड मेंटेनेंस, डेबिट 5000 टू कैश इन हैंड।
being cleaning expenses paid। पहली एंट्री हमारी पास हो गई, इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से किसी को रहना नहीं चाहिए। अगली एंट्री पास करते हैं, वहां क्या है हमारा 5,000 5,000 रिसीव फ्रॉम सोहन लाल फॉर पेमेंट आउटस्टैंडिंग। अब मैंने सवाल थोड़ा सा भाषा लिख दी है, इसको अब इसकी हिंदी समझे क्या मतलब मैंने लिखा है। आपको समझ में आएगा तो बताना, कोई दिक्कत लगे तो मुझे, कोई नहीं है। 5,000 रुपए प्राप्त हुए सोहन लाल जी से फॉर पेमेंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग उनकी तरफ जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग था वो प्राप्त हुए। मैंने आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, एक्चुअली ये क्या है, यह हमारा जो सन्ड्री डेटर था, उस बंदा सोहन लाल जी हैं, उन्होंने हमको पैसे पेड किए, तो उनके नाम में जो आउटस्टैंडिंग थे पैसे, वो पैसे की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा घुमाया गया जिससे आप थोड़ा सा जागो कि सवाल कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो सवाल करते हैं। इसमें ये मत सोचना सर ने सब, सर इसको सिंपल लिख देते ना कि सोहन लाल से पहले का पेमेंट प्राप्त हुआ। भाई आउटस्टैंडिंग का मतलब पहले का पेमेंट ही होता है। कोई बात नहीं, आप सवाल कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपको लगेगा सर मजाक कर रहे हैं, मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, फिर मैं आपको चाहता हूँ आप सीख लो, सीखोगे तभी अच्छा लगेगा, मेरी कोशिश भी काम आपके काम आएगी। तो फिर सवाल करते हैं, ठीक है। टू, इसमें क्या है, रिसीव्ड। तो अब देखिए हमारी, अगर मैं इसकी बात करूँ पहली वाली एंट्री में, अगर आपको डाउट, मैं पहले एक तो जो हमने पहले आपको बताया था रियल अकाउंट वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे फिर कर लें रिवाइज। देखो फैक्ट्री अपकीप एंड मेंटेनेंस, ये वाला हेड जो है ना, ये नॉमिनल है, एंड नॉमिनल, कैश एंड ये है रियल। मैं फिर से आपको रिलेट कर रहा हूँ उससे, जिससे कि आपको जो पहले पढ़ा हुआ है वह समझ में अच्छे से आए कि जो फैक्ट्री अपकीप एंड मेंटेनेंस जो हेड है, ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और रियल अकाउंट का कैश एंड एंड है। जिसने मेरी पहली क्लासेस पढ़ी हैं उनको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया था पहले आपको क्लास 1 2 3, ये सब क्लासेस में आपको मैंने बार बार रेफरेंस दिया है रियल का, नॉमिनल का और पर्सनल अकाउंट का। तो हमें हर एंट्री में आपको रेफरेंस इसलिए डालना जिससे कि आपका वो वाला भी रिवाइज होगा और कभी भी एंट्री पास करके इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। तो अब ये वाली एंट्री आई 5,000 वाली, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए यहाँ पे लिखाया कि अब यहाँ पर तो पैसे गए थे, यहाँ पर पैसे गए थे, पर यहाँ तो पैसे आए हैं, तो आने पर रूल क्या है हमारा, कैश आया। कैश का रूल क्या है, व्हाट्स कम इन डेबिट, तो कैश आया, कैश डेबिट हो गया। क्रेडिट कौन होगा, सोहन लाल होंगे, क्योंकि पैसे भूल आके दिए उन्होंने। तो हमने एंट्री पास करनी है यहाँ पे, कैश इन एंड डेबिट 5,000 टू सोहन लाल, being outstanding received in cash। दो गए सवाल हमारे, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, बैंक डिपॉजिट ऑफ 50,000 ऑन 3/25, इतना ही। और चौथा कर लेते हैं, बैंक में डिपॉजिट हुआ। अब एक कर लेते हैं, बैंक से विड्रॉल हुआ, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 20,000, डेट कर देते हैं ऑन 15/12/25। तो पैसा बैंक में जमा किया गया है, तो हमारा इसमें बैंक में पैसा गया। पहले दिमाग में देखो, एक पता है क्या होता है, जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं एक दिमाग में एक पिक्चर चलनी चाहिए, क्या हुआ क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक दिमाग में चलती रहनी चाहिए एक पिक्चर की, इसमें क्या हुआ, ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है। जब ये दिमाग में रहेगा ना कि ये एंट्री पास कैसे होगी, क्योंकि आपने कहा ये ट्रांजेक्शन समझो पहले, क्या हुआ, पैसे निकाले गए, पैसे निकाले गए, पैसे निकाले गए, किससे, बैंक से पैसे निकाले गए। तो पैसे निकाले, कैश निकाला, कैश आया, कैश आया, किसने निकाले, बैंक से, बैंक ने पैसे दिया। तो एक पिक्चर किसने दिया, बैंक ने, किसने, कौन पैसे लेके आया, मैं पैसे, कैश में पैसा आया, यानी हमने समझा क्या, पैसा किसने दिया, बैंक ने, पैसा कहाँ आया, कैश में। तो बैंक और कैश, ये दो दो हो गए।
अब देने वाला बैंक है, लेने वाला कैश है। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया। व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो बैंक से पैसा निकला तो बैंक दे रहा है पैसे, बैंक हो गया क्रेडिट, और पैसा लेके कौन रहा है, कैश इन हैंड, वो हो गया डेबिट। हम जब सवाल के नेचर समझ लेंगे, हम किसी भी ट्रांजेक्शन का नेचर समझ लेंगे, एंट्री पास तो अपने आप हो जानी है, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। हमने सवाल लिखा, बैंक डिपॉजिट ऑफ 50,000 ऑन 3 दिसंबर 25 बाइट कैश। कैश के द्वारा हमने बैंक डिपॉजिट किया 50,000 रुपए। तो कैश इन हैंड क्या हो गया, क्रेडिट। बीइंग डिपॉजिटेड बाय कैश। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से किसी को भी। अब करते हैं फोर्थ वाला। देखिए इससे पहले ये भी रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। अगला सवाल करते हैं फोर्थ। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 20,000 ऑन 15 दिसंबर 25। हमने कैश विड्रॉल किया 15 दिसंबर 25 को 20,000 रुपए का। फिर वही पिक्चर कि बैंक ने पैसा दिया और कैश हमने पैसा निकाला। तो बैंक इसमें पैसा देने वाला है, बैंक हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, और कैश पैसा लिया है तो कैश इन एंड हो जाएगा, कैश इन एंड क्या होगा, डेबिट। तो कैश इन हैंड डेबिट 20,000 से 20,000 टू बैंक अकाउंट। बीइंग कैश विड्रॉल, यहाँ भी दोनों आएंगे रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। श्याम एंड कंपनी पेड 8,000 फॉर सेल्स बिल नंबर 15 डेटेड 16 दिसंबर 25। श्याम एंड कंपनी ने 8,000 रुपए का भुगतान किया सेल्स बिल जो था 15 नंबर उसके लिए, और डेट थी 16/12/25। यानी कि हमने सेल की होगी क्योंकि हमारा नाम क्या लिखा हुआ है पहले से, राम एंड कंपनी। तो राम एंड कंपनी जो है वो श्याम एंड कंपनी से ट्रांजेक्शन किया। तो हमने जो बिल काटा था, बिल नंबर 15 16/12/25 को, उस बिल में उसने हमको 8,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो हमारे पास क्या एंट्री पास होगी इसमें, क्योंकि पैसा आया है, क्योंकि पैसा आया है, हमारे पास 8,000 रुपए आए हैं सेल्स के अगेंस्ट में। तो समझो ये कैश सेल हुई, तो ये फर्म का नाम खुला हुआ है, तो एंट्री पास क्या होगी, दो तरीके हैं। या तो हम एंट्री ऐसे पास कर सकते हैं कि हम पहले सेल चलाएं, सेल्स के चलाएंगे कि हमने सेल्स की एंट्री कर देते हैं, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। दो पहले तो टाइप 1, इसमें सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं कि 8,000 की ना, तो श्याम एंड कंपनी डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट, आ गया। बीइंग सेल्स बिल नंबर 15 डेटेड 16/12/25। एक तो एंट्री ये हो गई, और टाइप 1 में हमारी दूसरी एंट्री होगी पेमेंट, क्योंकि हमने पेमेंट कैश में हाल क्या आ गया है। तो ये डेट हमारी 16/12 की डेट है, तो 16/12/25 को ही अगली एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमारा हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सेम डे पे है। तो सेम डे में एंट्री पास हुई सेल की, और सेम डे में ही पेमेंट प्राप्ति की एंट्री हुई। तो हमने एंट्री क्या लिखेंगे इसके अंदर, कैश इन हैंड डेबिट 8,000 से टू, हम इसे क्रेडिट किसे करेंगे, श्यामलाल को, क्योंकि श्यामलाल पे डेबिट किए गए थे। उनका बैलेंस हमको जीरो करना ही नहीं करना है, क्योंकि जो बंदा डेबिट हमारा लिखा हुआ है, उसको उसकी पेमेंट आने पर उसकी बुक्स में हमको बैलेंस जीरो करना है अपने पास। बीइंग कैश
रिसीप्ट अगेंस्ट बिल नंबर 15 डेटेड 16/12/25। एक तो ये हुआ। अब टाइप 1 हो गया। टाइप 2 यानी कि हमको एक तो सवाल तरीका ये वाला हुआ करने का। अब हम उसको सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसमें? अब आप देखो एक चीज, श्याम एंड कंपनी यहाँ से क्रॉस हो रही है, अल्टीमेट क्या बचा? कैश इन एंड और सेल्स। कैश इन एंड डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हो रही है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाना ये रह गया कि श्याम एंड कंपनी क्या है, ये है पर्सनल अकाउंट, और ये सेल्स क्या है, ये है नॉमिनल अकाउंट। कैश इन एंड रियल अकाउंट, श्याम एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट। तो टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में हमारा जो है कैसे एंट्री पास करेंगे, तो मैंने कहा आपसे मेरी ये श्याम एंड कंपनी की एंट्री कैंसिल हुई, तो बची एंट्री क्या? कैश इन एंड सेल्स और कैश इन एंड जो दो बचे, तो हम इनकी एंट्री पास कर देते हैं टाइप 2 में। हमको क्या एंट्री पास करनी है इसके अंदर? कैश इन एंड को डेबिट करना है। टू सेल्स अकाउंट। बीइंग कैश रिसीट अगेंस्ट बिल नंबर 15 डेटेड 16/12/25। अब देखो इसमें हमारा भी कैश इन एंड क्या रहा? रियल अकाउंट। सेल्स रहा नॉमिनल अकाउंट। अब आपने देख लिया कि इस एंट्री उस एंट्री में क्या है, ये एंट्री शॉर्टकट है, पर हमको शॉर्टकट एंट्री के अंदर हमको क्या लिखना, इसमें हमको नाम खोलना पड़ा पार्टी का, श्याम एंड कंपनी। पर हमने जो टाइप 1 वाला पैटर्न था उसमें हमने केवल बिल नंबर और डेट खोल दी थी बिल की, पर इसमें हमको पार्टी का नाम खोलना पड़ा। पर समस्या क्या आती है, ज्यादातर लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं, ये मैं प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ इस वाले सिस्टम को, टाइप 1 को। टाइप 1 प्रेफर करने की नीड इसलिए है कि जब हम अपने पास से सेल्स की एंट्री प्रॉपर पास करेंगे तो हमारे सेल्स रजिस्टर में एंट्री दिखाई देगी। उसमें हमको फायदा रहेगा कि जो सामने वाला बंदा है उसका नाम प्रॉपर जाए। तो आप देख सकते हैं टाइप 1 जो सिस्टम है वह एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखता है कि पहले आप सेल्स की एंट्री पास करें, फिर उसके पेमेंट की एंट्री पास करें, सेम डे रहेगा तब भी। अब आप कहोगे सर कोई बंदा हमको बस वन टाइम ही आया और वो कैश पैसे देके चला गया, क्या हम इसके लिए भी पार्टी का लेजर खोलेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है एक पार्टी का लेजर हमको क्रिएट करना पड़ता है। अगर ऐसा केस है तो आप उसके अंदर ये वाला टाइप 2 को कर सकते हैं फॉलो। लेकिन अगर पार्टी आपकी रेगुलर है, भले ही वो पैसे आपको कैश दे आती है, पैसे बहुत से लोगों से हमारी डील कैसी होती है, काम तो आप करते रहो लेकिन पैसे कैश देते जाओ, तो उस मामले में क्या रहेगा आपके पास, आपको ये टाइप 1 ही फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, टाइप 1 में फायदा क्या है, साल भर में कितना लेन देन हुआ सब आपके पास एक डिटेल में नोट है। अगर मैं आपसे कहते जाऊं कि इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ऐसे है, सपोज करो ये मिस्टर श्याम एंड कंपनी वाले जो हैं साल में मेरे पास वो आए 40 बार आए, 40 टाइम्स आए, हर बार वो पैसा कैश देके चले गए, और साल में टोटल उन्होंने मुझको 2,20,000 रुपए कैश पेड कर दिया। यानी कि जो श्याम एंड कंपनी ने मेरे पास 40 टाइम्स आए थे, उसमें ये मल्टीप्लाई का साइन हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। बस ये समझें कि हम कि 40 टाइम्स आए साल में, इनका हमसे वर्किंग जो वर्क था वो साल में ये 40 टाइम्स आए, और टोटल कैश पेड इन्होंने 2,20,000 कर दिया। तो क्या इस वाले केस में जो कैश की लिमिट थी 2 लाख रुपए, आपको बताई थी मैंने कि 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा हम प्राप्त करते हैं तो हमको 100% पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो वहां पे हम फंस सकते हैं ना, अगर रेगुलर बंदा है तो। अगर कभी कभी वाला बंदा, ये वाला यहाँ पे तो 8,000 रुपये ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, एक दो बार हो गया, पर वो रेगुलर आ रहा है, खाता खोल दो भाई उसका। नहीं तो साल के एंड में मालूम पड़ेगा आपको, जो बॉस कहेगा आपसे कि आपने क्या देखा भाई, 2,20,000 बंदा कैश देगी आपको साल भर के अंदर,
आपने ध्यान रखा ही नहीं, मतलब आप सोते रह गए। बॉस तो ऐसे ही बोलते ना, क्या सो रहे थे साल भर से, कुछ काम नहीं किया आपने। आपको होश नहीं है कि कैसे काम हो रहा है। आप कहोगे सर ये तो सर बंदा क्या है जाता था, मैं ऐसे नोट नहीं किया। अब वो कहेगा 2,20,000 कौन पे करेगा। अब बात है ना 2,20,000 रुपए पेड करने की, जब से वो आई है ये जिम्मेदारी की 2 लाख से ऊपर पैसे प्राप्त नहीं करने। 1,90,000 पे कट ऑफ लगा देते हैं लोग बाग। बल्कि लोग बाग तो कैश देते ही नहीं है कि भैया कैश दो ही मत ही, हमको तो पैसे बैंक से चेक से दे दे। आप कहोगे सर ऐसा कौन कहता है, पैसा कैश आया तो लेगा ही लेगा। सही बात है कैश आएगा, पर मैंने पहले ही बताया था आपको, मैंने जब कैश एंड की क्लास 3 में बताया था कि पैसा कैश आते हुआ भी लोग मना कर देते हैं। कार का एग्जाम्पल याद है, कार वाले 1,90,000 रुपए से ऊपर पैसे पकड़ते ही नहीं कैश, चाहे आप कार लो उनसे 50 करोड़ की, नहीं लेंगे भाई। कैश की लिमिट 2 लाख की लगाई इसलिए कि कैश को प्रमोट करना बंद करें। इसीलिए हमारा, अगर हम इस चीज में अगर भूल गए, हम जान के नहीं भूल गए, क्योंकि देखो हमने इस वाले पैटर्न पे चलते रहे। इस पैटर्न पे क्या है, नरेशन में लिखा हुआ श्याम एंड कंपनी। क्या हम पे इतना फुर्सत है कि बार बार लेके सॉर्टिंग करते रहेंगे किसके नाम से पेमेंट कितना आया। सपोज करो इस तरीके के हमारे पास 50 तरीके वो है व्यापार करने वाले। किसी से साल में 1 लाख रुपए आए, किसी पार्टी से साल में 50,000 आए, किसी से 5,000 आए। इस तरह से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं, पर आपको मालूम पड़ा ही नहीं क्यों। आपने सोचा कि कैश तो पैसे लेके जा रहे हैं, क्या करना है, वहां फंसने का डर रहता है। इसलिए ये 2,20,000 रुपए की कैपिंग लगाएगी। ये कैपेंगे कि 2 लाख रुपए की कैपिंग में आपको 2,20,000 हुए। तो आपको यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इसकी पीछे क्या लग गई, रेड पेनल्टी लगा दी, पेनल्टी। कितनी पेनल्टी लगी इसमें, 2,20,000 रुपए की। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसके अकाउंट्स को मेंटेन कर लें अपने यहाँ। कोई आपत्ति आ रही है इसमें हमको, अगर हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं आ रही तो हमको, मैं समझता हूँ कि टाइप 1 ज्यादा प्रेफर करूंगा। बाकी आपकी चॉइस है। टाइप 2 तो शॉर्ट फॉर्म है, ये ज्यादातर हम करते हैं, वन टाइम ट्रांजेक्शन वाले होते हैं ज्यादातर, और किसी के नहीं करते। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा टाइप 1 वाले। ये इस वाले कभी कभार एक आध छोटे केस में कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया मेरा एग्जाम्पल 5। अब देखो फिफ्थ एग्जाम्पल ही कितना बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने इसको आपको बताया 2 पैटर्न, और बहुत से लोग इसको फॉलो ज्यादा करते हैं। कोई आपत्ति नहीं फॉलो करने में, तो अटेंटिव रहेगी, होश में रहो क्या कर रहे हो ट्रांजेक्शन। साल में खूब सेल करो कैश में, थोड़ा सा अटेंटिव रहो कि कैसे हो रहा है, एकदम से नहीं कि बस दिया करते रहने दो। मैंने देखो देखो श्याम एंड कंपनी पर्सनल में आ गया, सेल्स अकाउंट नॉमिनल हो गया, कैश इन एंड आपके रियल अकाउंट में आ गया, श्याम एंड कंपनी पर्सनल में आ गया, कैश इन एंड रियल अकाउंट में आ गया, सेल्स अकाउंट नॉमिनल हो गया। सबके नाम मैंने खोल दिए, कौन सा अकाउंट किसमें रिलेट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Tomer Enterprises received 5,000 by our salesman for outstanding balance of purchase। इसको हिंदी में बता देता हूँ। तोमर एंटरप्राइजेस, अब देखो ये सवाल में मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो ध्यान से पढ़ना, इसको पढ़ना पड़ेगा। कैसे, तोमर एंटरप्राइजेस, तोमर एंटरप्राइजेस ने प्राप्त किया 5,000 बाई आर सेल्समैन, हमारे सेल्समैन के द्वारा। तो हमारे एंटरप्राइजेज ने 5,000 प्राप्त किया हमारे सेल्समैन के द्वारा। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था ऑफ परचेज, हमारा परचेज का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, उसमें तोमर एंटरप्राइजेज ने 5,000 प्राप्त किया हमारे सेल्समैन से। सवाल घूम गया, क्या हुआ। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे एंटरप्राइजेज को हमने 5,000 कैश पेड किए अपने सेल्समैन के द्वारा। सिंपल सी बात है, नेचर आना चाहिए। इसमें नेचर क्या हुआ, पार्टी का पेमेंट किया है जिसे परचेज किया था। हमको यही दिमाग में चीज रखनी है कि जब तक हम अपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर करेंगे क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, भाषा कुछ भी लिखी हो, अल्टीमेट उसका रिजल्ट समझ में आना चाहिए कि इस एंट्री क्या पास होगी। यहाँ पे एंट्री पास क्या होगी, पैसा दिया है हमने परचेज के लिए, परचेज पहले की गई थी, है ना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो पहले परचेज हमने बंदे से की थी, तो उसको हमने अब पेमेंट किया हमारे सेल्समैन ने। तो एंट्री पास क्या होगी इसके अंदर, कैश अकाउंट से पैसा गया, कैश तो हम कैश कर देंगे, और डेबिट क्या होगा, तो हमारे एंटरप्राइजेस। सिंपल, कॉमर एंटरप्राइजेस डेबिट 5,000 टू, टू किसे कर देंगे हम, कैश एंड को।
5,000 being cash paid by salesman। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे ये बात खोल देते हैं कि सेल्समैन ने पैसा पेड किया, एक तरह से समझो आप कि याददाश्त के लिए भी रहता है। वो कैसा पैसा कब दे गए, भाई हमारे सेल्समैन आया था तो पैसा दे के गया था आपको। भाई जाहिर सी बात है, आपने आज ट्रांजेक्शन कर दिया, 3 महीने बाद बोले पार्टी, भाई पैसा आपको कौन दे गया था बंदा, आपने नोट कर रखा है, मिस्टर मोहन, मिस्टर श्याम, कोई भी नाम, आपने बंदा एक्स वाई जेड, आपने अपने बंदों के नाम नोट कर दिए, कौन पैसा दे के आया है। तो आप कहोगे सर बंदा ये पैसा दे के आया था आपके यहाँ। एक तरह से क्या हो गया ये, काउंटर चेक। कल को पार्टी आपसे करे डिनाई, पैसे मैंने नहीं लिए, सर देखिए पैसा मेरे पास नोट भी है और बंदा आपसे रिसीविंग लेके आए। सबसे अच्छी चीज क्या है, देखो आप लोग शायद शॉपिंग करने जाते हो, आप लोग कहीं भी सामान खरीदते हैं तो आप पैसा पेड करते हैं। तो पैसा पेड करते समय जो दुकानदार होते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ मॉल की, मैं भी जो दुकानदार जो बिल नहीं काटते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मॉल की बात कर रहा हूँ। मॉल्स में क्या होता है, आप जब वहां से कभी भी आप निकलते होंगे, गेट पर एक खड़ा होता है सिक्योरिटी गार्ड, किस लिए, जो जो सामान हाथ में है वो तो ले जा रहे हो, बिल दिखा दो उसका। आपने बिल दिखाया, उसने देख लिया बिल पेड है, सब कुछ सही है, तभी जाने देगा आपको आगे। वैसे तो आपका जो काउंटर पे पेमेंट करने वाला बंदा है वही सब आपके सब देख लेता है, क्या क्या चीज इसमें है, वो बढ़ा देता है आपको। लेकिन अगर वो उसने आपको पेमेंट करने से कोई चीज आपने छुपा भी ली ना, तो वो सेंस से बच जाता है। क्यों, क्योंकि वो वाली उसकी बिलिंग नहीं हुई है, जिसकी बिलिंग होगी ना, बिलिंग होती ही ऑटोमेटिक उनके सॉफ्टवेयर से वो अकाउंट में से आउट हो गया, तो वो वाला नंबर जो है उनके पास है वो पहले से अगर सोल्ड आउट हो गया, तो वो अपने आप उसको शो नहीं होगा। शो नहीं होगा तो आप जब उसके यहाँ से बाहर निकलेंगे, कोई भी अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन आपने अगर कोई चीज चुरा के चुपचाप से, बहुत से लोग होते हैं ना कि जेब में सामान लगा के ले गए, और उसमें वो उनके सिक्योरिटी लूप होल्स, मुझे तो ज्यादा मालूम है नहीं, आपको मालूम होगा कहाँ कहाँ होते हैं, वहां पर वो अगर उसमें वो कहीं भी एक दूसरे से उसमें क्लैश हो गया, वो तुरंत आपको पकड़ लेगा कि इस बंदे ने बिना पेमेंट के जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, काउंटर चेक हो गया कि जो बंदा यहाँ से जाए पैसा दे के ही जाए। मॉल वाले भी बड़ी बड़ी कंपनीज को माल बेचते हैं उधार में काफी सारा, ऐसा नहीं बेचते, लेकिन वो भी उस गुड्स की रिसीविंग लेते हैं उनसे, और पेमेंट भी उनसे लेते हैं क्रेडिट पे। मतलब ये हुआ कि काउंटर पे हमारा जो पेमेंट हो रहा है उसके हिसाब से तो वहां पे कैश पेमेंट हो गया, ठीक है। और जो बंदा क्रेडिट पे कंपनीज में माल जा रहा है, कंपनीज में क्या होता है कि बिलिंग होती रहती है उनकी, और उनका पेमेंट भी साइकिल होती है कि हमको 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। जैसे दीपावली पे होता है, दीपावली पे मैंने देखा एक फैक्ट्री में करीब उन्होंने 5,000 पीस मंगाए उनके यहाँ से, और 5,000 पीस बांटे अपने जितने भी उनके वो थे एम्प्लॉय स्टाफ, उनको पैसे बांटे। तो वो सारे गिफ्ट के आइटम बांटे गए, बिलिंग हुई, बिलिंग होकर पेमेंट गई महीने भर बाद। उसमें जो आइटम डिफेक्टिव था वो उन्होंने रख भी लिया, वो आइटम उन्होंने रख भी लिया। तो क्या हुआ इसका मतलब, जो भी पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग था उन्होंने पे बाद में कर दिया, तो भाभी तो रहेगी। तो एक ना एक काउंटर पेमेंट की स्लिप का जो सिस्टम होता है वो हो गया ना कंफर्म उससे, जो यहाँ पे हमने करवाया। अब ये बंदा हमारा जो सेल्समैन जो ऐसे नहीं होगा कि पैसे दे आएगा, वहां से एक लिखवा के लाएगा, सर पैसे आप 5,000 रुपये लिए, 5,000 रुपये प्राप्त करने का मुझे कोई एविडेंस दे दो। सिंपल है, वो उसने सामने वाली पार्टी जो है, सामने वाली पार्टी ने हमको लेके एक पेमेंट की रिसीप्ट दिखा दी कि 5,000 रुपये रिसीव कर लिए हमने, फ्री हो गया। आपके पास एविडेंस मैंने पहले बताया था, वो कैश का पेमेंट करते समय हम क्या करते हैं, रिसीवर से सिग्नेचर करवा लेते हैं। आप कहोगे सर कि हमारा जो सेल्समैन है वो क्या हाथ में वाउचर लेके चलेगा, तो भाई पेमेंट कैसे कर दिया उसने, पेमेंट किसी तो किया होगा तरीके से। उसने क्या किया होगा, दुकानदार से, भैया आपका पेमेंट तो है, आपका बॉस का फोन आ गया था कि आपको 5,000 दे के आने हैं। मुझे तो कोई रिसीविंग, तो मेरा बॉस कैसे मानेगा कि मैं पेमेंट कर आया हूँ आपको। अगर वो बंदा पेमेंट करके आया है तो वो कहेगा सर मुझे रिसीविंग दो, और रिसीविंग दो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको आपसे क्या चाहिए, एक रिसीविंग की एक एविडेंस। क्योंकि वो अपने जब बिजनेस में जाके बोलेगा कि सर मैं पैसे दे आया, वक्त कहेगा पर्ची ला के दे दो भाई, सर पर्ची तो लाना भूल गया, पर्ची लाना भूल गया ना, तो पहले तो उसके ऊपर डांट पड़ेगी, ये रिसीविंग क्यों नहीं लाए, हम तो मानते नहीं। वहां पर उसके बॉस ने कहा कि मैं पार्टी को पूछ के फोन पे कंफर्म कर लेता हूँ, और उससे ईमेल से या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से एक कंफर्मेशन पेमेंट की मंगवा लेता हूँ, क्योंकि हमारा सेल्समैन तो पैसे की रिसीविंग ना लेकर बेवकूफ़ी करी आया। इस बेवकूफ़ी का इलाज क्या है, एक एविडेंस अपने पास रखो।
बॉस ने सोशल मीडिया के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से वहां से एक पेमेंट की रिसीप्ट मंगवा ली, अपने यहाँ उसकी प्रिंट निकलवा लिया कि साहब पैसे हम पेड करिए आए। ये सिस्टम रहता है। कैश बहुत सेंसिटिव रहता है, क्योंकि देखो बैंक का आप पेमेंट करोगे, बैंक एक चेक का नंबर गया या फिर यूटीआर नंबर गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए, बताया था पहले, आपको बताऊंगा आगे बैंक के बारे में। और तो कहीं ना कहीं वो लिंक होता है बैंक के थ्रू, तो पार्टी उसमें कभी भी डिनाई यानी मना नहीं कर सकती। कैश के मैटर में पार्टी कभी कभी गलती से अकाउंटेंट ने नोट नहीं किया उसके यहाँ, और ना आपकी ने अकाउंटेंट ने नोट किया, रह गया कि कौन सा बंदा दे के आया था, किसने रिसीविंग ली। इसलिए पेमेंट की रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत खास बात है, आप इसको सिंपल अगर समझे भाषा में तो पेमेंट की रिसीविंग लो। पहले मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े खाते से ले, वही बात है। पहले लिख पहले लिखवा लिया, पहले लिखवा लिया, बाद में पेमेंट दिया, भूल पड़ा तो खाते से मांग लिया। तो खाते से देखा भाई कि क्या हुआ था, भाई इनके नाम में 5,000 रुपए हैं। और पार्टी को फिर मिलाया फोन कि भैया 5,000 रुपये आपका बैलेंस हमारा तो जीरो बोल रहा है, आप कैसे 5,000 मांग रहे हैं। तो पार्टी कहेगी भैया मुझे भेज दो अपना स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट भेज दिया पार्टी को अपना, आपका लेजर पार्टी का लेजर भेज दिया, पार्टी ने मैच कर लिया, हाँ साहब ओके हो गया। और जहाँ पार्टी ने अगर कोई डाउट है, वो क्या कहता है मेरे पास तो नहीं बोल रहा, मेरे पास तो 5,000 रुपये आपके नाम में बोल रहे हैं बाकी। तो फिर आपके पास क्या रहेगा, एविडेंस। वो लेके आपको वो पर्ची उस दिन की भेज देगा, सर ये देखिए 5,000 रुपये आपके यहाँ से एक डेढ़ में नहीं बोल रहे ना, बंदा देखो से पेड करके आया था, आपको साइन भी हो रहे हैं। ये होती है पावर एविडेंस की। आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन हो गए, 7 करते हैं। राम डिपॉजिटेड कैश 50,000 इन बिजनेस। राम ने बिजनेस में 50,000 रुपये कैश डिपॉजिट कर दिया। राम एंड कंपनी का हमारे राम है, तो इसके अंदर एंट्री क्या बात करेंगे। इसमें आप कहोगे सर कि एंट्री इसमें पास पैसे जमा हुए हैं कैश में, तो कैश कैश डेबिट हो गया पहले तो। बॉस कम इन डेबिट, बॉस गोज आउट। तो बॉस गोज आउट में मिस्टर राम तो बॉस गोज आउट में आता नहीं ना, नाम आ गया, नाम पर्सनल अकाउंट में आ गया। तो क्या है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम जो है वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे पहले तो अब एंट्री पास क्या होगी, कैश इन हैंड डेबिट 50,000 टू राम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस तरह से कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, 50,000 रुपये बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। अब कोई भी रीजन हो सकता है कैश का, तो जैसे रीजन से खर्चे की नीड पड़ रही है, कोई परेशानी आ गई खर्चे की, या फिर ऐसा कोई वो है, या फिर बॉस के पास ही कैश है, बॉस के पास से कहीं से कैश आया, कोई किसी भी देखो सोर्सेस कोई हो उसके पास बॉस रिपोर्ट करेगा अपने लेवल पे। और हमको अकाउंटिंग करनी है, तो हमको क्या है कि बॉस ने 50,000 प्राप्त किए हमने व्यापार में, तो बॉस का यहाँ पे नाम और आना चाहिए। तो किस तरह से इसमें एंट्री हुई, कैश ने डेबिट कर दिया, उनको हमने क्रेडिट कर दिया। कैश में क्या आएगा, ये रियल अकाउंट। कैश हो गया रियल अकाउंट में कैश और राम हो गया पर्सनल में। अब कैपिटल अकाउंट है, तो भाई बस आपको पहले बताया था मैंने कि कुछ अकाउंट होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब जो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, तो हमने एक बात पहले भी कहा था कि नॉमिनल अकाउंट हमारे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, पर पर्सनल अकाउंट और हमारे रियल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में एक आध अकाउंट है जो कि कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि कभी कभी वो नीड पड़ती है, जैसे कोई प्रोविजन की एंट्री वगैरह होती है, उसके बारे में बताएंगे आपको आगे। तो ये क्लियर हुआ कि 50,000 रुपए का। अच्छा, आपने मैंने इतने सवाल आपको करवाए, 7 सवाल हो चुके कैश में। कोई भी सवाल में देखा आपने मैंने किसी को 10,000 रुपये कैश पेड किसी को किया, मैंने नहीं किया। और मैंने लोगों से पैसे जो है प्राप्त तो कर ली ज्यादा, भुगतान ज्यादा नहीं किया। मुझे ये भी मालूम है ना कि मेरे पास लिमिट है। वहां बताया था मैंने आपको 2,20,000 की लिमिट, 2,20,000 बंदे से ले लिए थे, जो कि 20,000 रुपये ज्यादा हो गए। 20,000 ज्यादा की वजह से बंदे को 2,20,000 टैक्स जमा करना पड़ा भाई साहब। क्यों क्यों 2,20,000 रुपये कौन जमा करेगा टैक्स के। इसलिए 2 लाख रुपए की लिमिट थी, तो हमने क्या कहा कि साल में 2 लाख की लिमिट है पर पर्सन, पर ईयर, इसको वो निभाना पड़ेगा। 2,20,000 रुपये का पेमेंट कभी भी प्राप्त नहीं करेगा, वो आपसे 1,90,000 रुपये कट ऑफ लगाएगा। याद है ये वाली एंट्री, अभी करवाई थी मैंने आपको। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, कैश में हमको इस तरह से हुआ।
अब हम बात करते हैं पेडी कैश का सवाल कर लेते हैं। राम एंड कंपनी ने अपने गोडाउन पे एक पेडी कैश का सिस्टम बना रखा है, तो राम एंड कंपनी वाले ने उस पेडी कैश वाले को दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, पेडी कैश गोडाउन नाम से हमने एक अपने पास लेजर लिखा हुआ है। इसका हमारा बैलेंस लिख देते हैं। पहले बैलेंस क्या था हमारे पास, हम पे इसका बैलेंस था 31 अक्टूबर को, उसका बैलेंस था 15,200 रुपये। अब क्या हुआ, ये बंदा हमको आया कि सर मुझे पैसे चाहिए। ये बंदा हमारे पास आया, बैलेंस इतना था, हम पे 31 तारीख को ये बैलेंस दे दिया इसने। बोला सर मुझे पैसे और चाहिए। तो अकाउंटेंट ने कहा किसके लिए चाहिए। बोला सर ट्रक वगैरह आप आने हैं, और सर इस महीने सर रेंट भी पेड करना है, गोडाउन का रेंट पेड करना है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, तो सर करीब 30-40 हज़ार रुपये खर्चे के लिए चाहिए। तो 30-40 का उसने बनाया एस्टिमेट। तो हमने कहा 15,000 रुपये है, तो करीब 25,000 तो चाहिए इसको। हमने लेके उसको 25,000 रुपये दे दिए। तो 25,000 की एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पे एंट्री पास करते हैं पेटी कैश वाले की, कि हमने कहा कैश से हैंड से पैसा गया पेटी कैश में। तो पेटी कैश डेट डाल दो आप 31/10/25, क्योंकि ये हमने कहा बैलेंस ही था, और इस डेट को हमने 25,000 रुपये उसको और दे दिए। पेटी कैश गो डाउन। आप कहोगे सर पेटी कैश गोडाउन क्यों लिखा है, केवल पेटी कैश लिख के काम चल जाता। अगर इनके यहाँ पेटी कैश गोडाउन पे भी है, कोई सेल्स ऑफिस पे भी है, कोई और भी जगह है, तो इसलिए हमको यहाँ पे पेटी कैश गोडाउन डाल दिया। अगर आपका एक ही पेटी कैश है, पेटी कैश डाल दो, तो इसमें आपत्ति नहीं है। पेटी कैश अकाउंट जो हो गया, तो यहाँ पे हमने 25,000 रुपये उसको दे दिए। ये डेबिट है भाई, डेबिट टू कैश इन हैंड 25,000 रुपये बीइंग कैश पेड फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। ये हो गया उसका पेमेंट करने का। अब आप कहोगे सर उसकी खर्चे की एंट्री, खर्चे की एंट्री है इसमें जो हमको पेमेंट की इसमें लाया होगा। जाहिर सी बात है 15,200 उन खर्चों को निकालने के बाद पैसा बचा होगा उसके पास। 15,200 बैलेंस होगा ना, उसके बाद का होगा खर्चा ये वाला। यानी कि सारे खर्चे इसमें निकलने के बाद 15,200 बचाए। अगर आपको याद हो तो भैया पढ़ लेना जाके पेटी कैश को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर कहीं पे आया ना इंटरव्यू वगैरह में, आपको जॉब वगैरह में बड़ा फायदा मिलेगा इस चीज से। तो पेटी कैश में क्या है कि 15,200 का समझो कि अगर, तो मैं ऐसे कहूँ कि एक एंट्री हमने पास कर दी पेमेंट करने की, उसने हमको अपने यहाँ जो खर्चे की एंट्री लाके दी होगी। तो 31/10 को माना उसने खर्चे की एंट्री लाके दी थी, मान लो उसके पास 30,000 रुपये में से उसने हमको 14,800 का उसने हमको एक्सपेंस गिरा के दे दिया। तो ये एंट्री हुई, बैलेंस का 15,200 बचा उसके पास। पहले के 30,000 रुपये का था, तो 14,800 हमने खर्चे बुक कर दिए। हमने क्या खर्चे बुक किए होंगे, सारे एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया होगा। एक्सपेंस डेबिट 14,800 से। आप कहोगे सर शॉर्टकट पढ़ा रहे हो। शॉर्टकट इसलिए क्योंकि एक्सपेंस के नाम खोलते जाओ, जो भी नाम हो, आपका रेंट हो गया, या फिर बिजली का बिल हो गया, अनलोडिंग हो गया, फ्रेट हो गया, जो भी आपके होंगे खर्चे वो सब यहाँ पे डेबिट कर देंगे टू रेडी कैश गो डाउन। 14,800 being expenses paid by ready cash go down up to 31 अक्टूबर 25। जितनी ज्यादा आप डिटेल अच्छी लिखेंगे, उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है रीडर के पास आएगी कि किस तरह से इसने ट्रांजेक्शन किया होगा। क्लियर है, पेडी केस में कोई डाउट तो होगा नहीं आपको उसमें। और अगर डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है आप मुझे भेज दीजिएगा अपनी कमेंट्स में क्वेरी। देखिए कमेंट्स कर दीजिए, ज़्यादातर आप लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है। आप बस इसे पढ़ के समझिए। और मैंने आप बताया था पहले भी, 3 लोगों को भैया आगे शेयर कीजिए, किसी के काम आएगी, किसी की लाइफ बन जाएगी, तो आपको भी वो दुआ ही देगा, बदला देगा नहीं कोई। कोशिश कीजिए इस बात के लिए। अब करते हैं परचेज की एंट्री। फर्म सेम रहेगी, राम एंड कंपनी।
अब इसमें कुछ सवाल लिखते हैं। तो अब परचेज के रखते हैं, परचेज। मैंने 2 सवाल आपके लिए नोट किए हैं, यानी कि इसमें ये सिंपल सी भाषा है कि रमेश एंड कंपनी से हमने बिल नंबर 10 के अगेंस्ट में जो है 5,000 रुपये पेड किया अमाउंट उन्हें। क्योंकि देखो इसमें हमने ना तो अमाउंट का बिल का अमाउंट टोटल खोला, हमने बस देखा 5,000 पेड किए। मैंने आपको पहले बताया था सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आपको पार्टी से रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं और उसका काम वगैरह चल रहा है आपसे, तो बजाय आप वहां पर उस पार्टी का बिल टू बिल के हिसाब की जगह आप पार्टी के नाम से उसके पैसे जमा करते रहें। जैसे यहाँ पर 5,000 रुपये हमने उसको पेड किए, तो बिल का अमाउंट कितना है कंफर्म नहीं है। मैंने एंट्री लिखी आपके इसलिए ये कि ये डाउट के लिए कि कैसे समझे इस चीज को। तो अमाउंट पेड फॉर परचेज, परचेज तो हुई है, परचेज की एंट्री हो रही है। हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 से। किसे क्रेडिट कर रहे हैं हम, रमेश एंड कंपनी को हमने 5,000 से क्रेडिट कर दिया। बीइंग बिल नंबर 10 डेटेड 15/10/25। और फिर हमने उसको लेके पैसा कैश भी किया है, हमने कैश की एंट्री पास क्या करेंगे, 15/10/25। तो हमने 15/10/25 को ही एंट्री पास की। रमेश एंड कंपनी को डेबिट कर दो, रमेश एंड कंपनी डेबिट 5,000 से टू कैश इन हैंड। मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए मैं इसका थोड़ा सा नाम डाल दे। पहले तो ये परचेज हो गया नॉमिनल अकाउंट, ये बार बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि नॉमिनल जिससे आपको याद डील कर रहे हैं। परचेज हो गया, पर्सनल हो गया, ये पर्सनल हो गया, कैश वाला क्या हो गया, रियल अकाउंट। तो इसके अंदर परचेज की हमने एंट्री पास कर ली, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी और रमेश एंड कंपनी डेबिट टू कैश इन हैंड। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करते हैं। वो सवाल देख बहुत रहा है बड़ा, क्वेश्चन नंबर 2, पर वो है बहुत छोटा। टू, तो 2 सवाल करते हैं। तो इसमें हम करेंगे, सवाल पढ़ते हैं। बिल नंबर 1250, डेट उसकी है 16 अक्टूबर 25, अमाउंट उसका है 50,000 रुपये और 4,500 टैक्स, 59,000 बिल अमाउंट हो गया। और ये सॉन एंड सन से बिल आया है, इसमें 1,000, इसमें 10,000 क्वांटिटी इसमें आई है 5 रुपए के हिसाब से। 5,000 क्लिप्स मंगाए, ये इस तरह से हुआ है। मैंने यहाँ पे गुड्स का डिस्क्रिप्शन भी खोल दिया है कि 10,000 क्वांटिटी आई है 5 रुपए के हिसाब से, आइटम का नाम खोल दिया क्लिप्स। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं आगे कि अब सवाल कैसे करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे CGST SGST खोल के आपको थोड़ा सा दुविधा में डाल दिया है। तो दुविधा में ना डाल के मैं सवाल का इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, सवाल को मैं अच्छे से करवाऊंगा आपको, बस सवाल को समझते जाइए। तो हमने इसमें एंट्री पास क्या करनी है, देखो मैंने इसमें कहीं पे भी कैश पेमेंट की बात नहीं की, ना किसी भी पेमेंट की बात की, ना बैंक की, ना किसी चीज की। तो पहले ये बात क्लियर होगी, हमको इसमें एंट्री एक ही पास करनी है, किसकी, परचेज की। तो परचेज की एंट्री पास क्या करेंगे, देखो परचेज हुआ है डेबिट, क्योंकि परचेज का क्या न था, ये नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या था, एक्सपेंसिव शुड बी डेबिटेड, तो परचेज क्या है, खर्चा है, तो डेबिट हो गया, परचेज डेबिट। कितने से हुआ, 50,000 से। आप कहोगे सर ये तो आपने यहाँ पे 59,000 लिखा है सर, ये 9,000 कहाँ गई, 9,000 आएंगे भी, 9,000 आएंगे। तो CGST SGST डेबिट परचेज 50,000 डेबिट, CGST 9% इनपुट, SGST 9% इनपुट, डेबिट 4,500 रुपये
4,500 क्रेडिट किसे करेंगे? पार्टी को। सॉन एंड सन्स। ये रहा 59,000 रुपये का आपका। और यहाँ पे हम डाल देंगे डिटेल इसकी नरेशन में, बीइंग बिल नंबर था 1250। डेट थी बिल की 16 अक्टूबर 25। हम गुड्स की क्वांटिटी में खोल लेते हैं। क्वांटिटी 10,000 @5,000। आइटम का नाम डाल दो क्लिप्स। बस। अब इसके नाम दो खोलते हैं। ये हो गया नॉमिनल, ये सॉन हो गया पर्सनल। अब CGST SGST में ये रहता, तो ये जो अकाउंट है, मैंने कहा था ना कुछ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो कि हमको रखने पड़ते हैं, ये वही वाले अकाउंट हो गए CGST SGST, क्योंकि इस पे हमको इनपुट लेना है, इस पर ITC क्लेम करना है। अब आप कहोगे सर ITC GST का पार्ट है, पर मैं आपको एंट्री इसलिए पास करवा दे रहा हूँ कि काफी लोगों की मेरे पास ये बात आई है कमेंट्स में मेरे पास कि सर आपने यहाँ पर GST का रेफरेंस कोई दिया नहीं है, इसलिए मैं आपको GST के सवाल करवा रहा हूँ। होता क्या है, देखो जब तक आप टैक्स को साथ में लेके चलेंगे तो कंफर्टेबल लेंगे, तो बच्चों का अच्छा, जिसका भी डाउट है तो वो थोड़ा सवाल लेके चलें। GST कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझिए, CGST और SGST जो इनपुट का मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं पैसे दे के आया हूँ, ये वाले 50,000 भी दे के आऊंगा, ये भी पेमेंट करूंगा, तो ये दोनों पैसे मेरे ऐसे हैं जो पैसे मेरे पास लौट के आ जाएंगे, ये पैसे मेरे पास लौट के आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दिया इसलिए। ठीक है। और 50,000 रुपये जो है वो हमारे खर्चे में जाएंगे, तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हमने कर दिया 50,000 में। और 59,000 से पार्टी को क्रेडिट इसलिए क्योंकि पार्टी तो पूरे 59,000 लेगी, क्योंकि पार्टी ने हमारे बिहाफ पर ये टैक्स जमा कर दिया होगा डिपार्टमेंट को 9,000 रुपये का। पार्टी ने 9,000 जमा किया डिपार्टमेंट को, हम डिपार्टमेंट से ये 9,000 रुपये ITC के रूप में क्लेम कर लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट लिख लिया। और सोहन एंड सन्स को हमने 59,000 से क्रेडिट कर दिया। नेशन डाल दी, बैंक बिल नंबर 1250 बिल नंबर था हमारा, डेट थी 16 अक्टूबर, क्वांटिटी 10,000 पीस डाल दिए 5 रुपए की रेट से, क्लिप आइटम का नाम भी खोल दिया। मेरे हिसाब से आपको इस परचेज की एंट्री में डाउट नहीं रहना चाहिए। आपके डाउट रहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। आज का टाइम तो सब इनमें एग्जाम्पल में अच्छा खासा निकल गया। परचेज में एक बात थी, मेरे पे कमेंट आया था कि बोले सर परचेज ऑर्डर की बात नहीं की आपने। परचेज ऑर्डर के बारे में मैं आपको बता चुका था, पर मैं बता देता हूँ फिर से परचेज ऑर्डर के बारे में। देखिए, आप कोई भी ऑर्डर जब करते हो परचेज के लिए कि मुझे कोई माल मंगाना है, तो आपका सिंपल रहता है कि मुझे यहीं पे ले लो, जैसे 10,000 पीस, मुझे 10,000 पीस मंगाने हैं और 5 रुपए की रेट से। तो आपने क्या किया, आपने सप्लायर को एक परचेज ऑर्डर बना के भेजा कि मेरा 10,000 रुपये, 10,000 क्वांटिटी है, 5 रुपए की रेट से क्लिप्स है, ये परचेज करने हैं, जो कि मैं यहाँ पे अमाउंट भी खोल दूंगा, ये अमाउंट होगा, ये टैक्स होगा, ये सब कुछ जो कि तो सब कुछ खोल दूंगा। जस्ट लाइक परचेज ऑर्डर, बिल्कुल परचेज बिल की तरह सेम काम दिखाई देगा। तो PO में हमने क्या क्या भेजा, हमने PO में पार्टी को पूरा परचेज की डिटेल पूरी यही भेजी है। PO वो होता है, तो हमने पार्टी को लेके उसकी कोटेशन के बेस पे एक परचेज ऑर्डर भेज दिया। अब पार्टी उसके रेस्पॉन्स में हमको माल भेजेगी, और वो वाला माल जब आएगा तो हम क्या करते हैं, वो गुड्स आता है तो उसको हम उसको जब गेट पे गुड्स रिसीव होता है तो वो परचेज ऑर्डर लेके आता है, हम साथ में परचेज ऑर्डर अटैच कर देते हैं, साथ में हम परचेज बिल के परचेज ऑर्डर अटैच कर लेते हैं। इसके अलावा गेट पे जो हमारे डॉक्यूमेंट और भी होते हैं उनको अटैच करके उसमें आगे बढ़ा देते हैं। परचेज ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम ही रहता है। बहुत से सॉफ्टवेयर में उसको बोलते हैं GRN की PO से GRN होती है। तो GRN है क्या? GRN सिंपल वर्ड में क्या है कि आपने कोई भी गुड्स परचेज किया, उसको परचेज करते समय आपने जो माल आया है उस माल को हमने अपने PO के से लिंक किया कि ये हमारा PO था, इस PO के बेस पे आगे एंट्री हमारी हम बढ़ाते हैं, तो हम PO के बेस पे ही वो वाली एंट्री बढ़ाएंगे, तो जो कि तो बिल उतर के आ जाएगा हमारा। जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, किसी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आप सॉफ्टवेयर में जिसमें करना होगा कीजिए, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, आपको समझ में आना चाहिए किसमें कैसे करना है। अकाउंटिंग करना आ जाएगी ना, अगर अकाउंटिंग के बेसिक क्लियर होंगे आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हो। आपके लिए सॉफ्टवेयर 5 मिनट का रहता है समझने के लिए, मेन बात अकाउंटिंग है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अकाउंटेंट की जॉब के लिए हमेशा लिखा होता है रिक्वायर्ड एन अकाउंटेंट, कहीं पर ये नहीं लिखा होता रिक्वायर्ड ए कंप्यूटर ऑपरेटर, कहीं लिखा नहीं होता, हर जगह लिखा होता है रिक्वायर्ड एन अकाउंटेंट। तो आपको समझ सकते हो कि अकाउंटेंट हर किसी को चाहिए।
सबको यही लगता है कि जो बंदा आ रहा है जॉब पे हमारे लिए, वो हमारे लिए अकाउंटेंट है, उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अकाउंटिंग के। लेकिन अगर आप उसको देते हैं कि सर मुझे तो सर बस सॉफ्टवेयर चलाना आता है, अकाउंटिंग की तो सर बाउचर जैसे आप बताओगे मैं बना दूंगा, तो कहेगा मुझे तो भाई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। इसलिए ये चीज मैं आपको पहले भी बताई थी, अकाउंटेंट बनो, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं। अच्छा, आप लोगों की जो क्वेरी थी क्लास थर्ड की, तो हमने फोर्थ में डिस्कस नहीं हो पाई थी, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों की क्वेरीज की मेरे पास यहाँ पे है, तो उसको हम लेके करते हैं खत्म। देखिए जी, आप क्वेरी में मेरे पास क्वेरी तो जो ज्यादातर क्वेरी तो यही थी कि सर आपने हमको इनके एग्जाम्पल नहीं कराए, सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं करवाया। तो वो तो मुझे करवाना था, कैश और परचेज का मैंने करवाया, क्योंकि क्या है देखो, अगर अकेले कैश का करवाता तो कैश करवाने में दिक्कत आपको आती, इसलिए मैंने कैश और परचेज का दो का करवाया। ज्यादातर लोगों का सवाल कॉमन था कि सर आप हमें सर सवाल करवा दीजिए, सवाल तो मैंने करवा दिए, तो वो वाली क्वेरी तो खत्म हो गई। एक क्वेरी थी पेटी कैश में कैश लिमिट अलग होती है क्या, कोई ये मोहन जी है वेस्ट बंगाल से, मोहन जी ने वेस्ट बंगाल से मेरे पास क्वेरी क्या भेजी है कि पेटी कैश में कैश लिमिट अलग होती है। वैसे तो मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं मोहन जी को बताना चाहूंगा कि पेटी कैश के अंदर जो लिमिट है, मैंने आपको क्लास में अच्छे से बताया था उस टाइम भी, कि पेटी कैश के अंदर जो कैश में लिमिट है 10,000 की, भाई सेम रहती है। केवल मेन कैश इन हैंड से पेटी कैश में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कोई लिमिट नहीं है, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए। लेकिन पेटी कैश होल्डर जो खर्चा करेगा उसकी लिमिट 10,000 ही रहेगी, पर डे पर पर्सन पर एक्सपेंस 10,000 रहेगी। इसमें कोई डाउट मत रखना, और आप चाहो तो मोहन जी आप वो क्लास जाके एक बार देख लो, क्लास में मैंने बहुत अच्छे से करवाया आपको पेटी कैश, क्लास 4 में बहुत अच्छे से पेटी कैश कराया हुआ है। अगली क्वेरी है परचेज रजिस्टर के एग्जाम्पल, श्याम जी हैं ये मुंबई से, एक मुंबई से श्याम जी हैं, उन्होंने कहा कि परचेज रजिस्टर के एग्जाम्पल। देखिए मैंने ये दो तो करवा दिए, एक तो था नॉन जीएसटी वाला, ये वाला नॉन जीएसटी वाला है, ये वाला विद जीएसटी है, ये नॉन जीएसटी और ये विद जीएसटी, ये दोनों मैंने करवा दिए। आगे बढ़ते हैं, कैश एंड पेटी कैश में डिफरेंस, ये है कोई सीमन जी, सीमन जी हैं, सीमन जी आसाम से, कोई सीमन जी आसाम से है, उनका सवाल है कैश एंड पेटी कैश में डिफरेंस क्या है। उस दिन मैंने बताया था कैश एंड पेटी कैश में क्या अंतर है, मैंने कहा था कैश अगर समझ लो कि मेन हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहा है, तो पेटी कैश कोई भी छोटी सी गोडाउन में, कोई सेल्स ऑफिस में, वहां पे खर्चे के लिए, रोज के खर्चों के लिए पेटी कैश इस्तेमाल हो रहा है। अंतर इस बात का केवल है कि एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। छोटा भाई जो भी खर्चे करेगा वो कैश इन हैंड से बाकी लाके हिसाब देगा, और कैश इन हैंड वाला उसके अकॉर्डिंग पैसा देगा और उसका हिसाब नोट करते जाएगा, इतना रहता है, और अंतर कुछ नहीं है। दोनों मैंने बताया था, दोनों रियल अकाउंट है, पेटी कैश भी और कैश इन हैंड भी। आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कॉन्सेप्ट अच्छा है, और उन्होंने सवाल तो अच्छा पूछा है। ये जो सीमन जी हैं आसाम से, इन्होंने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, मुझे अब अच्छा लगता है। देखो ये वेस्ट बंगाल से सवाल आया है, मुंबई से भी आया, आसाम से और जयपुर से, एक अभी और भी मैं बता रहा हूँ। मतलब कहने का है कि ऑल ओवर इंडिया काफी लोग देख रहे हैं क्लासेस, मुझे खुशी है कि मेरी कोशिश से कुछ कोई सीख पा रहा है, कोई सवाल निकाल रहा है, तो अच्छी बात है। व्हाट्सएप पे भेजो सवाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है। चलिए अगला जो है पूछा मुझसे, ये है रोमानिका जी, जयपुर, जयपुर से रोमानिका जी, इनका क्या है, नेचर ऑफ परचेज कैसे डिसाइड करें। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, नेचर ऑफ एक्सपेंस, नेचर ऑफ परचेज कैसे डिसाइड करें। मैंने आपको बताया था परचेज में नेचर ऑफ परचेज डिसाइड करना है, जैसे मैंने कहा था उस समय पैकिंग की बात की थी, रॉ मटेरियल की बात की थी। ये इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री चलता है, मैं आपको बताऊं उसके इंडस्ट्री वाइज के लिए, जैसे समझो कि पहले हम लेके चलते हैं छोटी सी एग्जांपल, हलवाई के लिए, एक हलवाई है, उसके लिए परचेज क्या है, उसके लिए परचेज क्या है, उसके लिए जैसे घी, तेल, रिफाइंड, और आटा, मैदा, सूजी, चीनी, क्योंकि ये सब वो उनको करके, इन सब का आइटम प्रोसेस करके वो आपके लिए मिठाई बनाता है, तो उसके लिए क्या परचेज होगी, ये परचेज हो गई। अब उसके लिए ये क्या हो गया रॉ मटेरियल, ये हो गया उसके लिए रॉ मटेरियल हलवाई के लिए। अब उसके बाद अब उसके बाद जो हलवाई है, उसने क्या किया कि जब उसे मिठाई बेचनी होती है, जानते हो आजकल मिठाई में, मिठाई भी चमका चमका के बेचनी पड़ती है, चमका के मीन्स एकदम 100 पीस बना बना के, तो क्या करते हैं वो लोग, मिठाई का डिब्बा लिया,
मिठाई का डिब्बा लगाया, उसमें अच्छे से पैकिंग की, तो वो क्या हो गया, पैकिंग तो मिठाई का डिब्बा ही पैकिंग हो गया। और जो वो है ना जो प्लास्टिक की थैली लगाई उस पे या फिर कपड़े की थैली लगाई, वो सब आपका पैकिंग का पार्ट हो गया। तो पैकिंग हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल क्या हुई, चीनी चावल वगैरह जो भी लाए वो। और पैकिंग क्या हुई, जो डब्बा था प्लास्टिक का या मीठे का डिब्बा जो भी था। जैसे कि आपने क्या किया, आपने जैसे जो हलवाई था, हलवाई ने मिठाई बनाने तक के सारे जो भी खर्चे उसके ऊपर लग रहे हैं, खर्चे से मतलब सामान खरीदने के, वो सब हुए उसके पार्ट ऑफ कॉस्टिंग। और हलवाई जो बना रहा है, उसको वो दे रहा है, मजदूरी दे रहा है, वो भी हम दिखा देते हैं परचेज के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं। लेकिन परचेज हमारी कौन सी रही, जो हमने परचेज गुड्स किया। अच्छा, और जो पैकिंग किया, पैकिंग भी हम परचेज में लेते हैं, क्योंकि पैकिंग के बिना हम वो परचेज का गुड्स नहीं बेच सकते। तो ये बात डिसाइड हुई, ये हलवाई के केस में। और एक चीज और, रॉ मटेरियल और पैकिंग में अंतर क्या रहता है, जो भी गुड्स जो भी गुड्स आपका इस्तेमाल करते समय आप हटा दें। जैसे हम मिठाई जब खाते हैं, तो हम क्या प्लास्टिक का डिब्बा उसका खा जाते हैं, नहीं खाते। हम जब मिठाई खाते हैं तो उसमें जो मिठाई का डिब्बा जो आ रहा है, उसके संग में एक कपड़े की थैली आ रही है या प्लास्टिक की पैकिंग आ रही है, वो सब हम साइड से कर देते हैं। केवल हम क्या करते हैं, उसमें से केवल मिठाई तो खाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास आइटम क्या हुआ सेल्स का, हलवाई के लिए मिठाई। पैकिंग का सामान क्या है, एक सपोर्ट है केवल, इसलिए वो पैकिंग कहलाता है। तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। शू इंडस्ट्री में एक बार की बात है कि शू इंडस्ट्री में मेरे सामने एक सवाल आया था कि मैं जब वहां पे उसकी मैंने बुक्स देखी, तो वहां पर एक बिल मिला। तो बिल में एक आइटम था एंटी फंगस, तो उसको बोलते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल एंटी फंगस होता है, जिससे फंगस न लगे जूते के अंदर। तो उसने अकाउंटेंट ने उसको डेबिट कर रखा था रॉ मटेरियल के अंदर। रॉ मटेरियल मतलब यानी कि आइटम जो कि मटेरियल का आइटम है, पैकिंग का माल बनने में, पैकिंग का माल बनने में यूज कर रहा है वो। बड़ी बात मजे की थी कि मैं भी देख के चौंका, मैंने कि ये सिल्का जेल को क्यों दिखा रहा है ये, और ये मटेरियल नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जो भी चीज आप जब आप जूता पहनते हो, तो हम वो जो भी जूते में पैकिंग होती है, कोई स्टिकर लगाए है, सब निकाल देते हैं ना। इवन टैग तक निकाल देते हैं। केवल जो कंपनी का जो ब्रांड छपा होता है, वो ब्रांड इसलिए कंपनी वहां पे लगवाती है मोहर, जिससे कि भटेगी बस। बाकी सब चीजें उसमें से हम जूते में से निकाल देते हैं। तो जो सिल्का जाली वो भी हटा दिया होगा, तो वो पैकिंग का पार्ट नहीं है। यही चीज समझनी है। हलवाई के केस में हमने सारी डिब्बे, पैकिंग, थैला सब हटा दिया, तो वो सब पैकिंग हो गई। ये बस समझते जाओ। अब जैसे ही आप आ जाओ कपड़े वालों में, रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में हम क्या करते हैं, जो शर्ट पैकिंग होती है, आपको शायद मालूम हो, रेडीमेड गारमेंट में एक से एक पैकिंग अच्छी अच्छी होकर आती है। ऐसी आती है पैकिंग, आप कहो, आप देख के कहते हो सादा सा कपड़ा भी आपको बहुत अच्छा लगता है कि क्या बात है, क्या कपड़ा लाए साहब। उसमें कमी क्या होती है, जैसी पैकिंग खुलती है, उस कपड़े की सच्चाई सामने आ जाती है कि कपड़े की कैसा की क्वालिटी सब डाउन है, कपड़ा कैसा चमक रहा था पैकिंग में और बाहर कैसे। ये चीज देखनी होती है। तो आपको ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि जो पैकिंग वाला आइटम है वो क्यों दिखाया जा रहा है, जिससे कि ग्राहक कम परेशान करके ज्यादा सामान ले जाए। परेशान कम करेगा आपको और सामान ज्यादा ले जाएगा। पैकिंग इसलिए होती है अच्छे से चमका के। और देखो उसमें भी आप देखो, कपड़े का आइटम जो है, शर्ट बनी, शर्ट का जितना भी सामान शर्ट में लगा हुआ है, और यूजर जो पहनने वाला है, ये परचेज का बहुत अच्छा क्राइटेरिया। आप समझो, आपको जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। आप जब वो पहनोगे शर्ट, तो शर्ट पहनने पर जो भी चीज आपके पास रह जाती है, क्या स्टिकर रह गया, क्या वो थैली रह गई प्लास्टिक, क्या वो टैग रह गए, कोई नहीं रहा। तो परचेज जो है उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आइटम जो है परचेज में, वो कौन सा रहेगा, केवल शर्ट रही। पैकिंग मटेरियल तो सपोर्टिंग मटेरियल रहा। तो इनका सवाल जो है ना, नेचर ऑफ परचेज, बहुत अच्छा सवाल है। आपका सवाल रहेगा कि सर ये तो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, नहीं, बिजनेस टू बिजनेस भी है। अगर बिजनेसमैन जो है वो शर्ट खरीदने बेचने का काम करता है, तो वो ट्रेडिंग हो गया। वो तो जैसा आया उसे लेके बेच दिया आगे, यही तो करता है। वहां पर तो वो पूरा पूरा दिखा देगा परचेज, वहां पैकिंग को नहीं छाटेगा। तो कहोगे सर पैकिंग छाट सकता है, क्यों, कंपनी से कार्टन में भर भर के आ गए शर्ट के डिब्बे, आ गए। अब उनको आगे बेचेगा तो अपने यहाँ से अपनी वो नाम की पॉलिसी लगाएगा, क्योंकि विज्ञापन तो करना है उसको अपने यहाँ का। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है, वह पैकिंग में जाएगा, वो पैकिंग में जाएगा। इसके अलावा कोई और भी आइटम अलग से लगाता है अपने यहाँ का, कि जो बस एक तरह से कि कोई स्लिप लगा दी कि हाँ सर मेरी दुकान की है, डिब्बे के ऊपर। क्योंकि क्या है ना, जो शर्ट जो है शर्ट बेचेगा आगे,
वो ग्राहक वो किसी भी स्टिकर को वहाँ पे छोड़ता नहीं, हटा देता है। तो इसलिए वो सब चीज़ रहेगी। तो परचेज़ को अभी का सवाल जो है परचेज़ का नेचर कैसे डिसाइड करेंगे? मेरे हिसाब से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। आपको एक एग्ज़ाम्पल और देके आपका ये डाउट और खत्म कर देता हूँ। हमने शू इंडस्ट्री की बात कर ली, ये इसकी बात कर ली। मैं एक बात करता हूँ आपसे मेडिकल इंडस्ट्री की। मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखते हो जैसे कि हमने कोई इंजेक्शन खरीदते हैं। आप जानते हैं इंजेक्शन, बहुत से लोग सिरिंज को इंजेक्शन से लिंक कर देते हैं। सिरिंज अलग होती है और इंजेक्शन अलग। इंजेक्शन हो गया मेडिसिन। तो जो इंजेक्शन आता है उस पे आप देखते हो कांच की शीशी ज़्यादातर आजकल होती है। तो कांच की शीशी पहले भी चलती है, अब भी चल रही है और काफ़ी सेफ भी होती है। पर ये फुटती हुई जल्दी है। सेफ से मतलब हेल्थ के लिए अच्छी सेफ है और फूडने के लिए थोड़ी फ्रेगरेंस रहती है। तो कांच की शीशी के ऊपर जो वो लगा हुआ है उसका कैप वो हो गया। तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम की होती थी एक फॉइल, जिससे कि वो खुले नहीं। इसके बाद वो एक डिब्बे में, पाउच में पैक हो रही है, वो हो गया। तो वो भी उसमें क्या रहेगा, जब हम वो इंजेक्शन का जो हम जो मेडिसिन है उसको हम जब सिरिंज में लेते हैं, तो जो एक है जो वो उसकी जो शीशी है, जो शीशी है कांच की, वो भी निकल निकल गई। केवल दवाई तो ली सिरिंज में, बाकी सब चीज़ बेकार हो गई। तो अब देख लो रॉ मटेरियल क्या हुआ, पैकिंग क्या हुआ और मटेरियल क्या हुआ। आप कहोगे सर रॉ मटेरियल तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो यूज़र है, बिल्कुल सही बात है, रॉ मटेरियल नहीं हुआ। मैं सिरिंज में मेडिसिन ली ना, वो रहा मटेरियल और बाकी सब पैकिंग है। जो कंटेनर है, छोटा-सा काँच का कंटेनर जिसमें मेडिसिन भरी है वाली, वो वाली भी पैकिंग में रहा, ऊपर की कैप एल्युमिनियम की पैकिंग और पाउच सब कुछ पैकिंग रहा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्पल आपके साथ हो गए। जिन लोगों के थे बाकी जो थे सवाल थे, वो सब यही थे कि सर आपने से इनके सवाल नहीं करवाए। मैंने काफ़ी सारे सवाल करवा दिए और वो सवाल तो मैं खुद करवाता, आपकी ओर से आ गए, कोई बात नहीं है, पर मुझे 2 टॉपिक के बाद करवाने थे, क्योंकि कैश और परचेज़ के करवाने के बाद ही एंट्री बनती है थोड़ी-सी ज़्यादा। अकेली कैश करवा के एंट्री करवाता तो दिक्कत रहती है आपको, तो इसलिए मैंने 2 के करवा दिए। अब अगले बार जो कराएँगे इसके आगे का, और किसी के क्वेश्चन ऐसे रह नहीं गए जो रेलेवेंट हो, क्योंकि क्या है, एक बात बता दूं मैं आपको, ज्यादातर लोगों की समस्या क्या रहती है, वो क्लासेस पढ़ते नहीं है। अभी भी इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो सवाल पहले के केवल वो क्लासेस में जाके एक बार देख लेंगे ना, वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो जाके देख लो भैया पहले वाला, अगर थोड़ा सा टाइम हो मिल जाएगा आपको आंसर। जो कॉमन चीज थी बता दी आपको। परचेज का मैंने आपको डिफाइन इसलिए किया क्योंकि ये बात सवाल अच्छा है। इस सवाल पे बहुत डाउट लोगों का रहता है कि परचेज किसे माने, पैकिंग किसे माने। एक कंज्यूमेबल का आइटम और बता दो आपको, इसमें हाल क्या। कंज्यूमेबल क्या होता है, कंज्यूमेबल क्या हुआ कि मैंने जैसे कहा ना कि आपकी फैक्ट्री में हमने जो रॉ मटेरियल मंगवाया, पैकिंग का आइटम मंगाया, लेकिन जो हम मंगवाते हैं कंज्यूमेबल आइटम, वो हर आइटम कंज्यूमेबल है जो कि हमारे गुड्स को बनाने हुए खत्म हो जाए, आगे जा नहीं रहा, वो कंज्यूम हो गया। तो बाकी सब सवाल तो आपके फिर मेरे हिसाब से हो गए, कोई सवाल बच नहीं रहा है। कोई सवाल आगे होता है तो आप मुझे कमेंट में भेज दीजिए या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।